जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से संबंधित जितने भी जीके जीएस पूछे जाते हैं उसे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा जाएगा। उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में निषेचन की क्रिया होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में निषेचन की क्रिया होती है? तो अंडवाहिनी में। अब है कि मानव में निषेचन, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, की क्रिया अंडवाहिनी ओवरी डक्ट में, या इसको फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, संपन्न होती है। यहाँ नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन की क्रिया के द्वारा क्या बनता है? तो जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको युग्मनज कहते हैं। अब वही जाइगोट विकसित होकर क्या होता है कि शिशु का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किस प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता है। इस गुण का कारण है इसका, ये जो गुण है वह इसका कारण क्या है? तो बहुत उच्च घनत्व है, उसका डेंसिटी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है। अब है कि ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन व्हीलर के द्वारा किया गया। अब है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व का ऐसा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसके गुरुत्व बल के कारण प्रकाश भी इससे होकर नहीं जा सकती। इससे जो लाइट है वो भी नहीं जा सकता, यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इसी कारण यह काला होता है, इसका जो रंग है वह काला होता है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार यह आकाशगंगा मंदाकिनी के मध्य में अवस्थित है और इसे क्या कहते हैं? तो इसे कासार भी कहा जाता है, इसे कासार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो कैलामाइन है वह जिंक का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है। अब देखते हैं कि टीन, तो टीन जो है वह इसका जो अयस्क हो जाएगा वह हो जाएगा कैसिटोराइड। टीन का हो जाएगा कैसिटोराइड। उसके बाद है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हो जाएगा ब्रोमाइड, मैग्नीशियम का ब्रोमाइड। नेक्स्ट है तांबा, तो तांबा का हो जाएगा क्यूपराइड। अगर यही पूछ लिया जाएगा कि एल्युमिनियम का क्या है, तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट और कोरंडम दोनों है। सीसा का पूछ लेगा तो सीसा का ग्लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रमिक नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम है वह नियंत्रित होता है, किससे होता है? तो यह अफवाह सिद्धांत के द्वारा होता है। किस सिद्धांत? तो अफवाह। अब है कि परमाणु के कक्षों को भरने का जो क्रम है वह उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो अफवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षों में जाते हैं, जो सबसे कम ऊर्जा है उस उपकक्ष में जाएगा या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्ष में जाते हैं। पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्ष में जाएगा, उसके बाद वह उच्च ऊर्जा वाले कक्ष की ओर चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्यकी उदर का मूलभूत कार्य है। कि सूर्यकी जो उदर है उसका मूलभूत कार्य क्या है? तो केसुर्की उदर का जो मूलभूत कार्य है वह भंडारण का हो जाएगा। क्या चीज़ का हो जाएगा? तो भंडारण का हो जाएगा। अब है कि कशेरुकी उदर में ग्रास नली तथा आंत के मध्य स्थित पाचन तंत्र का विशेष भाग है, जिसका मूलभूत कार्य क्या है? तो इसका मूलभूत कार्य भंडारण का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक बार बार पूछा जाता है। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकरल। अब है कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले ये जो वैज्ञानिक है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। 1903 में मैरी और पियरे क्यूरी के द्वारा भौतिक के नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। दोनों आदमी को साथ में मिला था 1903 ईस्वी में। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं विकिरणशील या रेडियोधर्मी कहलाते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसे ऊर्जा निकालते हैं
विकिरणशील या रेडियोधर्मी इसको कहते हैं, या इसको इंग्लिश में रेडियो एक्टिव भी लिखा रहता है। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण को इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दीर्घकाल में ऊर्जा का भंडार के लिए अधिकांश जानवर क्या करता है? तो फैट, वसा का इस्तेमाल करता है। फैट एसिड का प्राथमिक सेलुलर कार्य दीर्घकालीन ऊर्जा भंडार है। इसका काम ही है कि दीर्घकालीन मतलब बहुत दिन तक उसके शरीर में ऊर्जा का भंडार रखेगा। अब है कि शरीर भंडार के लिए ट्राइग्लिसराइड के रूप में अतिरिक्त पोषण तत्वों को थोड़ी थोड़ी मात्रा को संग्रहित करता है। पहले थोड़ा थोड़ा मात्रा को संग्रहित कराएगा। उसके बाद है कि ट्राइग्लिसराइड कुशल ऊर्जा भंडार अणु है, क्योंकि ग्लाइकोजेन की तुलना में अधिक ऊर्जा वसा में संग्रहित की जा सकती है। अब है कि वसा में 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में केवल 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ऊर्जा की मात्रा में अगर हम कहेंगे तो ज़्यादा वसा में, क्योंकि उसमें होगा 9 किलो कैलोरी, और वही अगर हम लोग प्रोटीन में कहेंगे या कार्बोहाइड्रेट में तो इसमें 4 किलो कैलोरी मात्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्क काक्षिपाक किस विटामिन की कमी से होता है? तो उस काक्षिपाक जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है। अब है कि इसके कारण मनुष्य की क्या होता है? तो इसमें आँखों में नमी या अश्रुकोश सूख जाता है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया को क्षति पहुंच सकता है। इससे क्या होगा कि कॉर्निया को क्षति पहुंचेगा, क्योंकि शरीर में विटामिन ए की कमी होगा और मनुष्य का जो आँख है उसमें नमी या अश्रुकोश क्या होगा, वो सूख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस कारण ठंडा हो जाता है? हम लोग बहुत दिनचर्या में देखते हैं कि मिट्टी के घड़ा में जो हम लोग पानी डालते हैं वह क्या होता है कि ठंडा हो जाता है या ठंडा रहता है। तो वह किस कारण के, वह साइंस के किस कारण के अंतर्गत होता है? तो वह वाष्पीकरण के कारण होता है। वाष्पीकरण उसमें होते रहता है। अब क्या है कि मिट्टी के जो घड़ा या मटका में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी इन छिद्रों से क्या होता है, रिस कर घड़े की बाहरी सतह तक पहुंचता है, और यह पानी घड़े से गर्मी लेकर वाष्पित होता है। घड़ा में जो गर्मी होगा उससे लेकर वाष्पित होगा, जिससे घड़े के अंदर का जो पानी है वह ठंडा रहता है। हमारे शरीर में भी वही है। जब शरीर के अंदर का ताप बढ़ता है तो जो रोम छिद्र है छोटा छोटा, उससे होकर पसीना बाहर आता है, जिससे हीट भी शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए जब पसीना जब शरीर के पूरा शरीर पे आ जाता है, उसके थोड़ी देर बाद हमको ठंडा महसूस होता है या ठंडे का अनुभव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो किस पारिस्थितिकी तंत्र में है यह? तो यह प्रवाल भित्तियाँ में हो जाएगा। कहाँ होगा? प्रवाल भित्तियाँ में। अब है कि प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल शैल श्रेणी समुद्र के भीतर स्थित एक चट्टान है। कहाँ पे पाया जाएगा? तो समुद्र के अंदर पाया जाएगा, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। वस्तुतः यह इन छोटे जीवों की बस्तियाँ होता है। कैसे बनता है? तो यह छोटे छोटे जो जीव है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो छोड़ता है उसी से यह निर्मित होता है, और यहीं पे छोटे छोटे जीव की बस्तियाँ मतलब बहुत सारे प्रकार के जीव रहता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रजातियों की विविधता यहीं पाया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही सुमेलित कौन नहीं है? तो नानावटी आयोग गोधरा कांड था, रेलगाड़ी में जला दिया गया था, ये तो सही है। अब है कि लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद कांड, ये भी सही है। कृष्णा आयोग मुंबई दंगा से संबंधित है, ये भी सही है। फुक्कन आयोग राजीव गांधी की हत्या, ये गलत है, क्योंकि जो फुक्कन जो आयोग है वह तहलका टेप कांड से संबंधित था। किससे था? तो तहलका टेप कांड से संबंधित था। और ये जो राजीव गांधी की हत्या है, यह इसका जो आयोग बना था वह जैन आयोग बना था। और अगर पूछ ले जाएगा कि इंदिरा गांधी की हत्या का कौन सा आयोग, तो ठक्कर आयोग। इंदिरा गांधी की हत्या ठक्कर आयोग,
और मुंबई दंगा तो कृष्णा आयोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था। कोई जो आधार था वही आधार के बारे में हमको बताना है। तो यह है उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 48 नंबर है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। जो जूट है वह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो अब भारत में ही सबसे ज़्यादा जूट होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है और उसके बाद बांग्लादेश एवं चीन सर्वाधिक उत्पादन होता है। पहले बांग्लादेश था लेकिन अब भारत है। भारत विश्व के कुल कितना प्रतिशत, तो 60% जूट का उत्पादन करता है अकेले भारत। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। अब है कि भारत में जो प्रत्येक वर्ष 29 जून सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, 29 जून हो जाएगा। सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के द्वारा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र दिए गए योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब है कि इस दिवस का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में पीसी महालनोबिस के योगदान के प्रति युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करना, यही इसका लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो उर्वरक उद्योग उत्पादन तो बादामी क्रांति, तो उर्वरक जो उत्पादन है वह बादामी क्रांति, यही गलत है। आगे देखते हैं कि कपास उत्पादन, तो स्वर्ण रेखा क्रांति कपास उत्पादन से ही सही है। प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति और आलू गोल क्रांति, सब सही है। अब जैसे पूछ लेगा कि हरित क्रांति तो किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति पूछ लेगा तो मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति तो मांस और टमाटर उत्पादन से, क्योंकि दोनों लाल होता है। भूरी क्रांति तो यही जो उर्वरक उत्पादन है इससे, यह किससे संबंधित है, बादामी क्रांति से नहीं, यह भूरी क्रांति से संबंधित था। किससे था, तो यह भूरी क्रांति से संबंधित था। अब है कि स्वर्ण रेखा क्रांति क्या है, तो ये कपास उत्पादन से। और ये जो बादामी क्रांति इसमें दिया हुआ है ये किससे संबंधित था, तो बादामी क्रांति हो जाएगा यह मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। अब है कि गोल क्रांति तो आलू, गुलाबी क्रांति तो प्याज झींगा उत्पादन से, और श्वेत क्रांति तो दूध उत्पादन से। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब है कि आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। अब है कि आयरलैंड के संविधान से जो प्रावधान है वो क्या क्या है, तो एक तो हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अब है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व वहीं से लिया गया है। राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होते हैं वो भी वहीं से लिया गया है। अगर पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या प्रावधान है, क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। पहला हो जाएगा समवर्ती सूची, उसके बाद होगा कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। किसको संबोधित करके देगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके देगा। अब है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। किसी संकल्प को प्रस्तुत किए जाने के क्रम में कम से कम 14 दिन पहले इस आशय की सूचना देना भी आवश्यक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है। अब यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अभी इस चर्चा में है। सीमा हैदर वो भी पाकिस्तान से भारत आई है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत उनको नागरिकता मिल सकता है उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अनुच्छेद जो 6 है इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के यह अनुच्छेद 6 है वह भाग 2 में है और पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख यही में किया गया है। अब है कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है इसका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है इसमें, जिसमें भारत की नागरिकता से सब संबंधित है। अब अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से आव्रजन करके आने वाली नागरिक है। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हो भारतीय नागरिक होंगे। कब तक? 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले जो भारत आ गए थे वो सब भारतीय नागरिक हैं। अब वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा, अभी उनको भी आवेदन देना होगा। अब नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री है वह है आर.के. शमूखम सेट्टी, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ राजेंद्र प्रसाद, तो यह किस लिए दिया हुआ है, तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद है कि अगर पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब 56 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यास निर्णय से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद 262 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 262। अब पूछेगा कि अनुच्छेद 263 में क्या है, तो इसमें है कि केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करना अनुच्छेद 263 में है। अगर पूछ लेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 244। नेक्स्ट है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुआ। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुआ, तो वह अमेरिका में विकसित हुआ। कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ। न्यायिक सक्रियता कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हुआ। अब है कि न्यायिक सक्रियता का जो अभ्यास सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था, वहीं यह विकसित हुआ। भारत में पूछ लेगा तो भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव किसने रखा, तो न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर, उसके बाद न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नम्मा रेड्डी और न्यायमूर्ति सी.एस. देसाई ने रखी थी। काला भाषण दे ले आते तो। अब है कि न्यायिक सक्रियता का जो अभ्यास है तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया है। कौन सी भाग को संविधान की आत्मा माना गया है, तो वह भारत संविधान की प्रस्तावना को। अब पूछ लेगा कि जबकि अगर पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसको संविधान की आत्मा माना गया है, तो अनुच्छेद 32 को। भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 32 को। संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल कब हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए। उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 सही है। संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने का शक्ति अनुच्छेद 231 ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 ये भी सही है। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 ये गलत है, क्योंकि घोषणा सिर्फ है। अनुच्छेद 214 में क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, सिर्फ कहा गया है, लेकिन जो गठन है वह अनुच्छेद 216 के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है।
तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है और भंग नहीं किया जा सकता। 21 अनुच्छेद में तो 169 के अनुसार संसद के विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद को समाप्ति या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। और अनुच्छेद 172 के 2 में कहा गया है कि प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। कहाँ कहा गया है? तो 172 के 2 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर कि वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया? तो यह जापान में हुआ। कहाँ हुआ? तो जापान में। और पूछेगा कि 50वां G शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो वह इटली में होगा। कहाँ होगा? तो इटली में होगा। और जो इससे पहले 48वां जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो वह जर्मनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो कितना प्रतिशत अनुमानित है? 6.4% अनुमानित है। कितना है? तो 6.4% अनुमानित है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा स्वतंत्र 2047 तक लक्ष्य रखा है। अब है कि पीएम ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की जो घोषणा की है, जो भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के रूप में बदल देगी। नेक्स्ट है कि मेकांग गंगा सहयोग भारत को कितने अन्य देशों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह हो जाएगा 11 देश के। अब है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 5 देश हो जाएगा कि मेकांग गंगा ऊर्जा की जो शुरुआत हुआ है वो 2000 से लाओस में हुई थी और इस परियोजना में भारत सहित 6 देश शामिल हैं। भारत सहित 6 देश शामिल है। भारत, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। भारत और अन्य कितना देश हो जाएगा? 5। तो 5 गो देश पूरा हो जाएगा कि थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत को फिल्म ऑफ टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारत की जो फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है वह कहाँ स्थित है? तो वह पुणे के अंदर स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्वासी स्थापना इसका हुआ है। और कब हुआ था? तो 1960 में इसकी स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान 3रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम राज्य में निवास करती है। लेप्चा जनजाति जो मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। और जबकि महाराष्ट्र में कौन निवास करती है? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा कोली, बार्ली, ये सब महाराष्ट्र में। मणिपुर में पूछ ले तो मणिपुरी हो जाएगा और त्रिपुरा में पूछ ले तो त्रिपुरी। और यहाँ पे रियांग जनजाति भी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना। अब दिया हुआ है कि भगवंत मान सिंह, तो ये क्या है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अटलांटिका में स्थापित भारत के प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के ध्रुवीय अनुसंधान क्षेत्र दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। अब पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र यही है। और इसके अलावा भारत का एक और है जिसको मैत्री एवं भारती अनुसंधान केंद्र, ये भी अंटार्कटिका में स्थापित किए गए हैं। अब तक अंटार्कटिका में भारत के 2 चालू अनुसंधान स्टेशन हैं जिनका नाम मैत्री और भारती है। मैत्री और भारती अभी तक चालू है और दक्षिणी गंगोत्री अभी वर्तमान में चालू नहीं है। नेक्स्ट है कि काटाजेवा प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो काटाजेवा जो प्रोटोकॉल है उसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। काटाजेवा प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से, इसे
29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया तथा 11 दिसंबर 2003 से लागू किया गया। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 70 तक का कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैथ रीजनिंग है तो इसको स्किप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। और दोस्तों में अवश्य 1-2 ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।